हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 6 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि हम अपने इस वीडियो में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ जो उन क्वेश्चन से बने हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन फैक्ट को भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? यानी कि नेशनल बर्ड डे या राष्ट्रीय जो पक्षी दिवस है ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। नेशनल बर्ड डे जो कि ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जनवरी 5, यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को इसको मनाया जाता है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। यह उन पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जिन्हें आर्थिक लाभ या आनंद के लिए कैद किया जाता है या फिर कैद में रखा जाता है। यानी कि कैसा होता है कि कुछ जो पक्षी होते हैं उनको पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, बेचा जाता है उनको। तो उन सभी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 2002 में बॉर्न फ्री यूएसए और एवियन वेलफेयर संगठनों के द्वारा की गई थी। यानी कि ये दो संगठन हैं अमेरिका के, और इन संगठनों के द्वारा ही 2002 में सबसे पहले इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। इस बार की जो थीम है इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स, यानी कि जो पंखों वाले दोस्त हैं, हमारे जो पंखों वाले दोस्त हैं उनकी सुरक्षा की जाए, उनका प्रोटेक्शन किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये इस वर्ष की थीम रखी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? यानी कि जो भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना है वो किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। समुद्री राष्ट्रीय जो उद्यान है जामनगर में, वहां पर पक्षी जनगणना आयोजित की गई। डिटेल में अगर हम बात करें तो गुजरात राज्य सरकार और साथ ही साथ बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात, जिसको BCSG के नाम से जानते हैं, इन लोगों ने मिल करके जामनगर है गुजरात का, वहाँ के मरीन नेशनल पार्क और मरीन अभ्यारण्य में भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो जनगणना हुई वो 3 से 5 जनवरी 2025 तक चली। इसके अंतर्गत गुजरात के जामनगर जिले में 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं, इसके बारे में पता लगाया गया, जिनमें से 5 से अधिक जो हैं वो वेडर पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। इस प्रकार से टोटल 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों की जनगणना की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? यानी कि इस बार जो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में इस बार का 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। आर्टिकल में भी देख सकते हैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025। इसके अंतर्गत अगर हम डिटेल में बात करें तो ये 3 से 6 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन इसका भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में होगा। तो जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने भोपाल में आयोजित 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया जो 3 से 6 जनवरी 2025 तक चला। बात करें इसके अंतर्गत भारत और खाड़ी देशों जैसे बहरीन, UAE, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब से 700 अधिक जो बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और जो सलाहकार हैं ये सभी इस आयोजन में या इस का जो आयोजन किया गया इसमें ये सभी शामिल हुए। इसका जो विषय रखा गया था वो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना, ये इस सम्मेलन का जो विषय है वो रखा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? यानी कि हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति चर्चे में रही, तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है, इसके अधीन ये कार्य करती है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण,
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के लिए विशेषज्ञों के चयन के नियमों में संशोधन किया है और इसी नियमों के संशोधन के चलते ही ये हाल ही फिलहाल में चर्चे में आई हुई है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जिसको GEAC के नाम से जाना जाता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत खतरनाक और आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग जीवों के लिए 1989 के नियमों के तहत एक वैधानिक समिति है और हाल ही फिलहाल में इसके लिए नियमों में संशोधन भी किया गया है जो कि विशेषज्ञों के चयन के लिए है और इसके लिए ये चर्चे में आई हुई है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है? ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये जो बैक्टीरिया होगा ये मृदा प्रदूषण को बचाएगा, यानी मृदा को प्रदूषण से मुक्त करेगा, साथ ही साथ कृषि को बढ़ावा देगा। इसके लिए जो बैक्टीरिया है इसको विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि IIT बॉम्बे के द्वारा ये जो बैक्टीरिया है ये विकसित किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो IIT बॉम्बे के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने बैक्टीरिया का उपयोग करके मिट्टी के प्रदूषण से निपटने के लिए एक समाधान विकसित किया है और ये जहरीले प्रदूषकों को खाकर आवश्यक पोषक तत्व पैदा करेगा। साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया होगा ये हानिकारक पदार्थों को नष्ट करेगा और पौधों के विकास के लिए जो हार्मोन्स हैं उन विकास वाले हार्मोन्स को बढ़ावा देगा और हानिकारक जो कवक होंगे, जो फंजाई होंगे, उनको ये रोकेगा। साथ ही साथ ये पौधों के लिए पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है उसमें भी सुधार करेगा। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मिट्टी के लिए। ये मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाएगा, साथ ही साथ मृदा जो प्रदूषण हो जाता है उसको कम करेगा और मृदा में जो ऐसे प्रकार के जो जीव हैं, ऐसे प्रकार के कवक हैं, इन सभी को ये नष्ट करेगा जो कि मृदा की उपजाऊ क्षमता को नष्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य रहा? यानी कि जो राष्ट्रीय सरस मेला 2025 है इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, किस राज्य में इसका आयोजन हुआ? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय सरस मेला ये केरल में आयोजित किया जाता है। और बात करें अगर केरल में कहाँ आयोजित किया जाता है तो राष्ट्रीय सरस मेला 20 से 31 जनवरी तक केरल के चेंगनूर नगर पालिका स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और ये कब से कब तक होगा? तो 20 से 31 जनवरी तक ये इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें तो कुदुम्ब श्री मिशन द्वारा आयोजित यह जो मेला है वो एकीकृत मंच पर ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो ग्रामीण द्वारा जो बनाए गए जो उत्पाद होते हैं, खासकर जो हस्त निर्मित जो भी वस्तुएं होती हैं उनको ये बढ़ावा देगा। इस मेले में 28 राज्यों के 300 स्टॉल लगे हैं जिनमें केरल के 200 स्टॉल शामिल हैं। ये जो मेला होगा यहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा उसमें हस्त निर्मित वस्तुओं, आभूषणों, वस्त्रों, घरेलू सजावट इत्यादि का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक चर्चे में रहा स्क्रब टाइफस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किस एजेंट के कारण होता है या कह सकते हैं इसका कारक कौन होता है? यानी कि जो स्क्रब टाइफस है ये हाल ही फिलहाल में भी चर्चे में रहा हुआ है, काफ़ी तेज़ी में ये फैला हुआ है। तो ये किसके द्वारा होता है, किसके कारण ये फैलता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। डिटेल में इसके बारे में बात करें स्क्रब टाइफस की तो चेन्नई, तिरुवल्लुर और वेल्लोर सहित कई जिलों में स्क्रब टाइफस के मामले सामने आए हैं। यानी तमिलनाडु के चेन्नई में, तिरुवल्लुर और वेल्लोर, इन जिलों में स्क्रब टाइफस के मामले सामने आए हैं। यह जो एक बीमारी है एक प्रकार की, ये बैक्टीरिया ओरिएंटिया तुसुत्सु गामुसी के कारण होती है। नाम थोड़ा कठिन है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक से कीजिएगा। तो इनके द्वारा ये होती है, ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है और ये संक्रमित माइट्स के माध्यम से फैलती है। इसके अंतर्गत जब ये जो बीमारी है ये लोगों के ऊपर जब अटैक करती है तो इसमें लक्षणों में अगर देखा जाए तो बुखार होगा, सिर दर्द, शरीर में दर्द और कभी कभी दाने भी निकल आते हैं। ये सब जो लक्षण हैं इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जब गंभीर समस्या होती है तो गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ, अंग विफलता और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार से कुछ इनके लक्षण हैं और ये भी हाल ही फिलहाल में चेन्नई, तिरुवल्लुर और वेल्लोर में इसके मामले सामने आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब ये बन करके तैयार हुआ था तभी ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था, लेकिन अब लॉन्च कर दिया गया है। तो किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गूगल ने इसे लॉन्च किया है। गूगल का ये प्रोडक्ट है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में गूगल ने क्वांटम प्रोसेसर है विलो, इसको लॉन्च किया, जिसमें व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति हुई है। यानी जो भी समस्याएं होंगी उनका जो सॉल्यूशन होगा वो काफ़ी स्पीड में काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। इसके अंतर्गत विलो में 105 भौतिक क्यूबिट्स हैं और यह लगभग शून्य तापमान पर काम, यानी शून्य में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम करेगा। ये जब इसका टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट के अंतर्गत इसने मिनटों में एक रैंडम सर्किट सैंपलिंग का कार्य इसने पूरा किया, यानी कि स्पीड क्षमता इसकी सबसे अधिक है और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस रेडी, जिसे बी रेडी के नाम से जानते हैं, ये किस संगठन की रिपोर्ट है जो हाल ही में प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, बिजनेस रेडी, और अभी हाल ही फिलहाल में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसके बारे में डिटेल से अगर हम जानें तो विश्व बैंक ने बिजनेस रेडी या फिर वी रेडी रिपोर्ट शुरू की, जो रुकी हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का स्थान लेती है। यानी कि इससे पहले जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती थी, अब उसके स्थान पर बिजनेस रेडी या बी रेडी जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा? डेटा हेरफेर और रैंकिंग अखंडता चिंताओं के कारण 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को निलंबित कर दिया गया था। यानी कि इससे पहले जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो जारी की जाती थी उसको कुछ कारणों से, जिसमें से डेटा में हेरफेर, रैंकिंग अखंडता आदि सभी चिंताओं के कारण इसमें कुछ ऐसी जो बातें हैं वो देखी गई थी, जिसके कारण 2020 में ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिपोर्ट थी उसको निलंबित कर दिया गया था और अब उसी के स्थान पर विश्व बैंक ने बिजनेस रेडी जो रिपोर्ट है इसको शुरू किया हुआ है। बात करें यह समावेशी निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बेंचमार्किंग टूल के रूप में ये कार्य करता है। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाल ही में किसने ग्रामीण महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया हुआ है। ये भारत मंडप में आयोजित किया गया। साथ ही साथ जो ग्रामीण भारत महोत्सव है ये 9 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा, यानी 4 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है और 9 जनवरी तक ये आयोजित होगा। इसका जो विषय रखा गया है वो विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना, ये इसका विषय रखा गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।